नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। जनजातीय वो मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है और ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। सीधे शब्दों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज और सामान्य से देवी देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं। दरअसल आज ये सब चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार किसी आदिवासी महिला को देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। जी हाँ, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को बड़े अंतराल से हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अब की बार राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग भी हुई, जो कि चर्चा का विषय बनी। खैर, इन सब के बीच आपको ये बता दें कि आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल कर लिया है। लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिए पर है। इस तबके के अंतर्गत वो जनजातियां आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन यापन कर रही हैं और कई समस्याओं का सामना हर रोज करती हैं। लेकिन क्या आजादी से अब तक जनजातियों को सरकारें वो दे पाई हैं जो उन्हें मिलना चाहिए था, या सिर्फ जनजातियां केवल वोट बैंक बनकर रह गई हैं? सवाल यह भी है कि अब देश के सर्वोच्च पद पर जब द्रौपदी मुर्मू आसीन हो रही हैं, तो क्या इससे जनजातीय वर्ग की बदहाल तस्वीर बदलेगी? वहीं इसके साथ ही एक बड़ा और अहम सवाल यह भी है कि जब देश में पहली बार कोई दलित समाज से राष्ट्रपति बना और अब जब उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इस दौरान दलित समाज का कितना उत्थान हुआ, दलितों की जिंदगी कितनी आसान हुई, यह वर्ग अन्य वर्ग से कितना घुला मिला। अब हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे स्वदेश सरोकार की खास पेशकश महामहिम मुर्मू में। और इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले हम जितेंद्र मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी, आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, यूपीए की तरफ से और तमाम जो विपक्षी पार्टी उनकी तरफ से यशवंत सिन्हा खड़े हुए थे मैदान में और खूब दावे भी किए जा रहे थे कि यशवंत सिन्हा ने भी कहा था कि अंतरात्मा की आवाज में मुझे कई सांसद और विधायक वोट करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, कई आप लोग के सांसद और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने वाली हैं। लेकिन एक तो पहले इसमें ये आपका रिएक्शन क्या है जो क्रॉस वोटिंग हुई, और दूसरा ये कि अब एक आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहले रिएक्शन ले लेते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहली चीज तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा जी को मैदान में उतारा गया था। निश्चित तौर पर हमारा सोच ये था कि सबसे विद्वान व्यक्ति इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठना चाहिए, जो लगातार देश की हो रही समस्याएं, देश की आ रही समस्याओं पर अपने विवेक से निर्णय ले। नितिन जी, इसी में मैं आपको टोकना चाहूंगा, तो क्या आपको लगता है द्रौपदी मुर्मू विद्वान नहीं है? क्या वो इसके काबिल नहीं थी? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं जो बात कह रहा हूं उसको आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू पदासीन हुई है। नहीं, लेकिन शुरुआत आपने वैसे ही कही कि देश में कि जो सबसे मैं आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं कहूंगा। मेरा ये कहना है कि राष्ट्रपति के रूप में, महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्रीमती मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन सवाल जो अभी आपने खड़े किए वही सवाल हमारे हैं कि आज चाहे दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, इसको उच्च पद पर बैठाल करके आप उसकी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिम्मेदारी सरकारों की बनती है कि जिस समाज के लोग पिछड़े हैं, जिस समाज के लोग आज अपने जीवन स्तर में निम्न स्तर पर है,
उनकी मजबूती के लिए सरकारों को काम करना पड़ता है और यही हमारा प्रयास था। आपने देखा आज मुर्मू जी बनी, इससे पहले दलित राष्ट्रपति भी हमारे द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन साथ में एक विद्वत्ता उनका दूसरा गुण होता था, वो कम से कम अपनी समाज के साथ साथ पूरे देश के जितेंद्र जी, अभी आप जो विकास के बातें लिए कर रहे हैं, हालांकि सरकार शुरुआत से में आप सवाल दूसरी कर तरफ सकें। चले गए थे। शुरुआत में आपने कहा था कि एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना चाहिए जो समझदार हो, और मैंने वही कहा कि आपको नहीं लगता कि द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, और जिस तरह से आपने शुरुआत में सवाल खड़े किए, फिर बाद में आप अपनी बातों से आपको लगा कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूं, फिर आप दूसरी तरफ चले गए। चलिए, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। धैर्यवर्धन शर्मा जी, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, वो भारी मतों से विजयी हुई हैं, और अब देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक आदिवासी समाज से महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। पहला रिएक्शन, और बहुत सारे विधायक और सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है जो विपक्षी पार्टी से थे। देखिए, ये अंत्योदय का पवित्रतम अभिव्यक्ति है। हम कहते हैं कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। वह अवसर भारतीय जनता पार्टी के कारण से आदिवासी समाज को मिला है। हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए जाति वर्ग को ये भरोसा मिला कि भारत के लोकतंत्र में उनको भी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का अवसर मिल सकता है। हम जब ये कहते हैं कि हम देश के हर व्यक्ति को भारत की राजनीति में पर्याप्त अवसर देंगे, उच्चतम शिखर तक पहुंचाने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर संभव है, तो वह सिद्ध कर दिया है। और आप देखिए, ये आज ऐतिहासिक क्षण है, ये अमूल्य क्षण है, ये अतुलनीय क्षण है कि भारत की आजादी के बाद पहली बार इस वर्ग से महामहिम की सीट को सुशोभित करने वाली महिला पहुंची है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के करोड़ों लोग इस हिंदुस्तान में आज इसलिए प्रसन्न है कि देश के सर्वोच्च शिखर पर आज उनके कुल खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति बैठ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बदौलत ही संभव हुआ है। हम कहते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, इसी विश्वास पर दम भरते हैं। और मुझे लग रहा है, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश के दूसरे राज्य हो, जहाँ पर आदिवासी वर्ग बहुतायत में रहता है, उनके घरों में उत्सव मन रहा है। आजादी के बाद इतना बड़ा महोत्सव उनके घर आंगन में मन रहा है, क्योंकि उनके घर की बेटी, उनके परिवार की लड़की आज देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई है। और जहाँ तक उनकी विद्वत्ता और योग्यता का सवाल है, तो किसी अंगूठा से एक आदिवासी महिला को उठा करके राष्ट्रपति नहीं बना दिया है। वे शासकीय सेवा में रही हैं, वे विधायक रहीं, वे मंत्री रहीं, तमाम सारे लोकतंत्र के और सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। अभी राज्यपाल थी, उस नाते उन्होंने इस प्रकार का जो एक संवैधानिक अनुभव होता है पर्याप्त हासिल कर रखा था, फिर उनका चयन राष्ट्रपति के लिए किया है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के करोड़ों लोगों की भावना के अनुरूप निर्णय लिया है। बिल्कुल, और अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, हालांकि उसके पहले मैं देवदत्त दुबे जी के पास जाऊंगा, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या उस समाज से किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बिठाकर उस समाज का कितना विकास किया है एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार में? ये अगला सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उसके पहले देवदत्त दुबे जी के पास है। देवदत्त दुबे जी, एक तो आप इस राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी, एनडीए की उम्मीदवार, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा खड़े थे विपक्ष की तरफ से, और कई विपक्षी पार्टियों के विधायक और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। अब पूरे इस घटनाक्रम को और इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? और अब जब द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बन गई हैं और बस कुछ दिन के बाद वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, आप कैसे देखते हैं और क्या आपका पहला रिएक्शन? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसमें कोई भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेते आए हैं, उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि एक आदिवासी समाज से महिला को सर्वोच्च पद के लिए वो ले गए हैं। और उनके इस निर्णय पर मोहर मुझे लगता है कि उन विधायकों ने भी लगा दी है जो क्रॉस वोटिंग करके सांसद विधायक जिन्होंने अपने दल की परवाह ना करते हुए उनको वोट दी है। ये जब होता है, ऐसा निर्णय होता है, तो कोई को उसमें विरोध करने की वैसी क्षमता नहीं होती, क्योंकि आप किसका विरोध कर रहे हैं। कोई ये उद्योगपति नहीं है, कोई वैसी नहीं है कि
का एक जीवन है जो बहुत त्याग तपस्या का है और उनके जीवन बहुत उतार चढ़ाव भी आए, वो समझेंगे इस चीज को, दुख दर्द को, आम आदमी के कि क्या होती समस्याओं को। तो मुझे लगता है सर्वोच्च पद पे ऐसे ही लोग पहुंचना चाहिए जो आम आदमी की आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को समझे। और ये भारत के लोकतंत्र में ही संभव है कि अंतिम छोर का व्यक्ति भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसके लिए कोई उन्होंने न कभी जीवन में लॉबिंग की होगी, न प्रयास किए होंगे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी। उन्होंने क्या नहीं सोचा था, राजनीतिक विश्लेषक भी कभी उनके नाम तक नहीं पहुंच पाए थे और किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी ठीक बिल्कुल, है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत की, जहां पर एक व्यक्ति एक जो बिल्कुल एक अंतिम छोर से व्यक्ति आता है, वो भी इतने बड़े सर्वोच्च पद पर, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठ जाता है। और अब कुछ दिन के बाद वो जिस तरह से कल काउंटिंग हुई, काउंटिंग में और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विजेता हुई हैं और राष्ट्रपति बन चुके हैं, कुछ दिन के बाद वो शपथ भी लेंगी। लेकिन धैर्यवर्धन जी, सिर्फ किसी, जैसे मैंने कहा था कि जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो मैं पहले ही पूछ चुका था कि किसी समाज से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देना, क्या इससे उस समाज की दुर्दशा कितनी बदलेगी, ये भी जानना चाहूंगा। 2014 के बाद से, जब से आप लोग की सरकार केंद्र में है, किस तरह से जनजातीय वर्ग के लिए क्या कुछ किया एनडीए की सरकार ने, ये भी जानना चाहूंगा। और अब क्या कुछ और तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी जब द्रौपदी मुर्मू अब एक आदिवासी समाज की तरफ से अब पूरे भारत की जो तीनों सेना है उनकी प्रमुख बनने जा रही है और कुछ दिन के बाद शपथ लेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आत्मविश्वास जागृत करना होता है किसी भी समाज का, किसी भी तबके का। यदि उनका आत्मविश्वास कमजोर है, वह मनुष्य स्वयं को हीन मानता रहेगा, तो उसी अवस्था में जीवन यापन करता रहेगा। जब उस तबके का व्यक्ति भारत के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो रहा है, तो लोगों में शिक्षा का संचार होगा, लोगों में सामाजिक तरक्की का भाव पैदा होगा कि हम भी, यदि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग ठीक दिशा में चलेंगे, तो इस भारत में हमें तरक्की के तमाम अवसर मौजूद है, समान अवसर मौजूद हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चाहे अटल जी के समय 1 रुपए किलो गेहूं चावल से उसकी शुरुआत हुई हो, चाहे आदिवासी समाज जो हिंदुस्तान का सबसे दूरस्थ समाज था, जिसको आसपास के शहरों तक आने जाने के लिए मार्ग भी मौजूद नहीं थे, अटल जी के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचाई गई, डामर की सड़क उनके दरवाजे तक पहुंची, उनके गांव-गांव तक पहुंची, उसने उनके मंडी के, अस्पताल के, स्कूल के, शिक्षा के, बाजार के, दुनिया भर के द्वार खोले। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की और 2 कदम आगे निकल गए, उन्होंने घर घर में शौचालय बनवाया। उस सबसे ज्यादा मकान बनाने का लाभ किसी को मिला तो आदिवासी समुदाय को मिला, जो वर्षों से, कई पीढ़ियों से झोपड़पट्टी में रह रहा था। उनके लिए उन झोपड़ियों में सीमेंट कंक्रीट के एक कमरा, एक हॉल में तब्दील हो गया। आज उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तमाम सारे अवसर उनको सरकारें दे ही रही है, चाहे उच्च शिक्षा की, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद का मामला हो या अन्य मामले हो। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। और फिर जब इतने बड़े उनके समाज का कोई व्यक्ति बैठेगा तो निश्चित तौर पर वह भी प्रयास करेगी कि समाज के लिए अवसर देने के लिए सरकार की और कहाँ भूमिका हो सकती है। स्वाभाविक तौर पर ये सब चीज हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि अगर कोई एक समाज से, अगर कोई उस समाज का व्यक्ति अगर इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठता है तो उस समाज में जो एक मानसिक जो एक भावना होती है वो बदलती है, एक जो कॉन्फिडेंस उस समाज में और आता है कि हाँ, हमारे समाज से भी कोई व्यक्ति निकल के इतने बड़े पद पर बैठ सकता है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, आप कितना सहमत हैं? और जिस तरह से जी जितेंद्र मिश्रा जी, बिल्कुल जितेंद्र मिश्रा जी, मैं पहले सवाल कर लेता हूं आपसे। आप कितना सहमत है जिस तरह से धैर्यवर्धन शर्मा जी ने कहा है, आप एक कितना सहमत है? और जब एक आदिवासी समाज की महिला, क्योंकि अक्सर आप लोग ना आदिवासी समाज को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी समाज है वो आदिवासियों का कोई उत्थान नहीं करती है और आदिवासियों की बिल्कुल परवाह नहीं करती है, लेकिन जब एक उम्मीदवार जो आदिवासी समाज से था उसको एनडीए ने खड़ा किया तो कांग्रेस ने समर्थन करने के बजाय उसका विरोध क्यों किया? इसका भी जवाब दीजिएगा। और जो धैर्यवर्धन जी ने कहा है, जितनी सारी योजनाएं गिनाई, आप उससे कितना आप सहमत है वो भी बताइएगा। देखिए, धैर्यवर्धन जी ने एक भाषण दिया है, जितने सवाल आपने उठाए हैं उन सब पर मैं भी कायम हूँ, मेरे भी वही सवाल है। सवाल इस बात का उठता है कि एक आदिवासी महिला बनी है, स्वागत करने की बात है,
लेकिन इस महिला के नाम को सर्वसम्मति से लिया जा सकता था, कहीं कोई विरोध नहीं होता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर्वदलीय बैठक बुला करके सरकार की तरफ से जो नाम आता है उसकी सर्वसम्मति ली जाए, लेकिन सरकार ने कोशिश नहीं की, क्योंकि सरकार तो आदिवासी के नाम को अपने साथ जोड़ करके वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। आज मैंने फिर वही कही जो मैंने पहली बार कहा था कि आज इनके बनाने के बाद इस देश में आदिवासियों की जितेंद्र मिश्रा जी, आर्थिक आपको नहीं लगता स्थिति- कि बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर एक आदिवासी महिला को एनडीए का उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक सवाल खड़े कर दिए? वो कांग्रेस जो अक्सर देखिए- आदिवासी देखिए, समाज को नहीं, लेकर मुझे- बीजेपी को मुझे घेरती रही इसलिए है, भगीरथ- अगर आप लोग भी भगीरथ समर्थन जी, कर मुझे देते इसलिए नहीं तो लगता है। आदिवासी समाज में जो मैसेज जाता अभी कहीं ना कहीं, अब बीजेपी जो आने वाला चुनाव होगा उसमें एक मैसेज लेकर जाएगी कि देखिए हमने तो आदिवासी समाज से एक एनडीए उम्मीदवार को खड़ा किया था जो राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया। आपको नहीं लगता बीजेपी इस तरह से मैं आपको घेरेगी आपको आने वाले चुनावों में? आप बिल्कुल वही सवाल खड़े कर रहे हैं जो विपक्ष के सवाल है। निश्चित तौर पर बीजेपी ये करने का प्रयास करेगी और उसकी मंशा भी यही है। आदिवासी समाज से आज राष्ट्रपति बना है, इसके पहले देखा कि समाज के अंतिम पंक्ति के उस दलित समाज से भी कांग्रेस ने कई बार राष्ट्रपति बनाए। आप एक बात बताइए कि जो सवाल अभी आपने किया कि आप किसी तरीके से आर्थिक स्थिति में क्या सुधार कर पाएंगे, ये बताना चाहिए। आज इस देश में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति है क्या? भारतीय जनता पार्टी से एक वोट बैंक जो है वो आदिवासियों का छिटकता जा रहा था। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आदिवासी अंचल है वहां पर आपने भी दिखाया, आपके जैसे अनुभवी पत्रकारों ने भी बताया कि किस तरीके से दलितों की हत्या हो रही, किस तरीके से आदिवासियों को गड्ढे में दफन किया जा रहा है, किस तरीके से आदिवासी सरपंच को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जीप से बांध के हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र जी, लेकिन खुद ही आपने बीजेपी को मौका दे दिया। आने वाले चुनाव में बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा होगा कि देखिए हमने पहले दलित समाज से राष्ट्रपति बनाए और उसके बाद हमने आदिवासी समाज से बनाया, लेकिन कांग्रेस ने हर बार विरोध किया। मैं आऊंगा जितेंद्र मिश्रा जी। देवदत्त दुबे जी, अब जिस तरह से अब एनडीए के उम्मीदवार जो एक आदिवासी महिला हैं अब वो बन गई हैं राष्ट्रपति, अब कुछ दिन के बाद शपथ लेंगी और आधिकारिक तौर पर वो राष्ट्रपति बन जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मैंने वही सवाल किया कि एक समाज से अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर जाता है, इसको लेकर धैर्यवर्धन शर्मा जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। क्या आप भी उनकी उस बातों से सहमत हैं कि अगर कोई समाज से कोई व्यक्ति अगर एक बड़े पोस्ट में जाकर एक बड़े पद में अगर बैठता है तो उससे उस समाज की तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती है? कितने सहमत हैं आप? देखिए, एक स्वाभिमान का भाव भी उस समाज में आता है और खासकर जो पिछड़े हैं, अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं, उनके लिए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि राष्ट्रपति जैसा पद संवैधानिक पद है और ये जाति और धर्म और क्षेत्र सबसे ऊपर है। ये तो सर्वोच्च पद है जो जिसके प्रति सबकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। अब जब चूंकि वो राष्ट्रपति बन गई हैं, निर्वाचित हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है अब इन चीजों से ऊपर उठकर उनके उन गुणों की चर्चा होना चाहिए जो जिसके कारण वे इस पद पर पहुंची हैं। उनका प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा। देवदत्त दुबे जी, लेकिन इस बीच हमको ये चर्चा तो जरूर करनी होगी ना कि जिस समाज से कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च पद पर जाता है और सरकार की तरफ से फिर कितना बदलाव उस समाज में दिखाई देता है, क्योंकि हम उस समाज की बेहतरी की बात कर रहे हैं कि अगर हम उस समाज में कितना बेहतर हुआ है कितने सालों से और एक बड़े पद पर जाने के बाद भी उस समाज में कितनी स्थिति पहले के मुकाबले बदलती है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरी की बात कर रहे हैं और इस तरह की डिबेट तो होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल। क्या होता है, जो जिस समाज से आता है या जहाँ से आता है, जैसे वो गांव से आई, उस समाज से आई, तो वो उन समस्याओं को समझती हैं कि गांव में और आदिवासियों के बीच कौन सी समस्याएं हैं, बजाय और समस्याओं के उसको ज्यादा उन्होंने भोगा भी है, सहा भी है, तो फिर वो सरकार के सामने रखती हैं कि ये समाज को ये समस्या है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है उसके उत्थान के लिए। तो एक ये फायदा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पद पे पहुंच जाता है तो मैंने जैसा पहले कहा, इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उस समाज को फायदा होगा, उस समाज में अभिमान जागेगा कि हमारे समाज का व्यक्ति इतने, और एक आम भारतीय में धारणा बनेगी यदि हम सही जीवन जिए, जैसे इसके लिए ना उताव ले रहे हैं कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे तो राजनीति में पद पाएंगे, या हम पदों को पाने के लिए और हथकंडे अपना, जैसे कुछ लोग राजनीति अपनाते हैं। यदि हम सादगीपूर्ण और अपने काम में लगे रहें
तो कोई ना कोई प्रकृति में कहीं ना कहीं मूल्यांकन की व्यवस्था है, और आप यदि वह योग्यता रखते हैं तो आप उस पद तक पहुंचेंगे। ये एक धारणा बनती है उस समाज में, उस देश में, जहां बहुत कुछ अब राजनीति के प्रति प्रश्न खड़े होने लगे हैं कि जोड़ तोड़ बिल्कुल भ्रष्टाचार और बिल्कुल क्या। प्रश्न तो खड़े होते हैं, इसलिए जितेंद्र मिश्रा जी सवाल यहाँ पर खड़े भी कर रहे हैं। देववर्धन जी, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं जितेंद्र मिश्रा जी के मार्फत। उन्होंने कहा कि आप लोगों से जो आदिवासी समाज था वो दूर जा रहा था, इसी वजह से आपने इस बार जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया था। अब हालांकि अब राष्ट्रपति अब बन चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, कुछ दिन के बाद शपथ भी ले लेंगे। और यही वजह है कि पिछले बार भी आपने एक दलित समाज से रामनाथ कोविंद जी को आपने राष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि वो ये जो समाज है ये कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर जा रहा है। ये मेरा सवाल नहीं, ये जितेंद्र मिश्रा जी ने कहा है। इस पर क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इसका जवाब का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आदिवासी समाज हमसे दूर जा रहा होता तो आज भारत में हमारी सरकार न होती। आदिवासी समाज और दलित समाज हमसे दूर होता तो हमारे इतने सांसद और विधायक उस वर्ग से न होते। हम सब भली भांति जानते हैं कि पिछला फिगर ऐसा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि भारत में इस तबके से थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। और आपने जैसा कि उल्लेख किया कि अच्छा, इसमें देववर्धन जी एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप इसको भी शामिल करके आप जवाब दीजिएगा। रामनाथ कोविंद जी पिछले 5 सालों से राष्ट्रपति थे, अब बस कुछ ही दिन के बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस बीच में, इस कार्यकाल में दलित समाज में क्या कुछ सूरत बदली है और इसकी सरकार की तरफ से क्या कुछ खास प्रयास किया गया, हम वो भी जानना चाहेंगे। संक्षेप में आप इसको भी शामिल कीजिएगा। वो आप बहुत विद्वान एंकर हैं, आप सब चीजें समझते हैं कि रातों रात कोई चेंज नहीं होता है, पर सरकार निरंतर इस वर्ग के हित के लिए काम कर रही है। आप मुझे बताइए, क्या हमने गरीबों के इलाज के लिए कोई योजना प्रारंभ की तो धनाढ्य तबके को देखकर की, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोगों को देखकर की, या फिर इसी दलित वर्ग के शरीर की चिंता करते हुए कि यहाँ ये गरीब लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे जनजाति को हों, या अन्य जातियों के भी जो गरीब तबका है उसको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए तो आयुष्मान योजना लेकर के आए, इसलिए गरीबों को मकान लेकर के आए, इसलिए शहरी गरीबों के लिए हम अनुदान लेकर के आए, ब्याज पर उनको 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की या उससे भी इधर कुछ सब्सिडी मिलती है। ये सब योजनाएं लेकर के इसलिए आते हैं। देववर्धन जी, तो एनडीए का वोट बैंक को साधने से पहले सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला दल है, और चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जितने भी धर्मावलंबी हैं, जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, भाषा शैली, बोली बानी समय कम है, बिल्कुल देववर्धन, समय कम है। एक सवाल और ले लेता हूं, फिर मैं जितेंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगा। जितेंद्र मिश्रा ने जैसे कहा था कि मैंने उस वक्त जिक्र भी किया था कि आपने एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को, तो जो आने वाला चुनाव होगा उसमें आप कांग्रेस को घेरेंगे कि देखिए हमने तो एक आदिवासी महिला को खड़ा किया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से खासकर जो प्रमुख पार्टी कांग्रेस, उसने इसका विरोध किया था आदिवासी महिला का। अब ये चर्चाएं तो होती है, स्वाभाविक है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जितेंद्र मिश्रा जी, आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा जरूर घेरेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से देववर्धन जी सब चीजों को तमाम तरह से कह रहे हैं कि रातों रात कुछ चीजें बदलती नहीं है, लेकिन उसकी और एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार लगातार काम करी, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, उसको लेकर। और लेकिन इसमें जिस तरह से आप सिनेरियो देखते हैं, पूरे देश का सिनेरियो देखते हैं, 2014 के बाद किस तरह से इसमें बदलाव हुआ है, या फिर आपको लगता है कि प्लस के बजाय नेगेटिव हुआ है, क्या कहेंगे आप? आज ये 2022 का दौर है, हर युवा के हाथ में इंटरनेट है, हर युवा के हाथ में डाटा है। वो जानता है कि आपने रामनाथ कोविंद जी को इस पद पर बैठाला था, आज दलित समाज की स्थिति कहाँ पहुंचाई है आपने। सवाल ये है कि इच्छा शक्ति, अगर आप वोट बैंक के लिए ये काम नहीं कर रहे थे तो आज दलित समाज की स्थिति मध्य देश में बहुत ऊपर होना थी। लेकिन लेके देके वहीं के वहीं ये आदिवासी समाज से आज आपने द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाला है। मेरा ये कहना है, स्टेशन का राम कमलापति रख देने से, टंटियात हिंद मामा की मूर्ति लगा देने से आदिवासियों की स्थिति में सुधार नहीं। आज आप मध्य प्रदेश। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन
अगर एक आदिवासी महिला को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति में खड़ा किया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग जरूर होती है, ये तो हमने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी मेहमानों का धैर्यवर्धन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल फिर वही है कि अगर कोई एक दलित समाज से, आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर जाता है, राष्ट्रपति बनता है, तो उस समाज का कितना उत्थान होता है, इसमें कोई शक नहीं। उस समाज के अंदर एक जो मनोबल होता है वो स्ट्रांग होता है, उसमें एक ताकत आती है कि हमारे समाज का व्यक्ति भी एक बड़े पद पर जा सकता है। लेकिन तस्वीर किस तरह से बदल रही है, इस पर सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा रही है, इस समाज में जो एक उसके रहने का सलीका है, एक जो रहने का स्तर है, उसको कितना बेहतर किया जा रहा है, इसमें जो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उस जिम्मेदारी को कितना निभा रही है और कितना बदलाव आ रहा है, मुझे लगता है कि इस पर हमेशा बहस होती रहेगी और पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अलग अलग इसमें राय होंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।